अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 है। हमारे पास 14 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का चैप्टर है और इसके बाद हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर करने हैं, पढ़ने। तो वीडियो शुरू करने से पहले जी हाँ, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या शाद फरमाता है वो ज़रा देख लेते हैं। अ प्लेन कंडक्टिंग लूप इज़ लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। वो कहता है कि हमारे पास प्लेन कंडक्टिंग लूप है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, डायरेक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। व्हाट ओरिएंटेशन, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी हमारे पास क्या नाम है, सिमत कह लें ओरिएंटेशन, या उसकी सिमत ही कह लें। ऑफ द लूप इज़ द फ्लक्स अ मैक्सिमम और व्हाट ओरिएंटेशन इज़ द फ्लक्स अ मिनिमम। फ्लक्स ओरिएंटेशन आपने बतानी है जब उसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और ओरिएंटेशन आपने बतानी है जब उसका फ्लक्स मिनिमम होगा। तो पहला फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब वो प्लेन हमारे पास परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स इज मैक्सिमम होगा। व्हेन plane of a loop is held perpendicular to the direction of magnetic field, flux is maximum. In the other word, the loop is YZ plane. तो वैसे तो ये जो कंडक्टिंग लूप है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। जब वो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी, ओरिएंटेशन हो जाएगी, वो वाई जेड प्लेन पर हो जाएगी। तो वो ज़रा देख लेते हैं। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल बी ए, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड एंड यूनिट एरिया या वेक्टर एरिया। तो बी ए कॉज ऑफ थीटा, तो हमारे पास थीटा ज़ीरो है तो वो हमारे पास कॉस ज़ीरो वन होता है, तो मैक्सिमम आ जाएगा। अब मिनिमम कब होगा कि जब प्लेन ऑफ अ लूप इज़ हेल्प पैरेलल, जब वो पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के वो कंडक्टिंग लूप, तो हमारे पास फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। तो उसमें जी हमारे पास वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन पर होगा, उसकी ओरिएंटेशन वो एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन पर हो जाएगी, तो फ्लक्स विल बी मिनिमम हो जाएगा। ठीक है जी। तो वो आपने देख लेना है कि बी थीटा की जगह 90 पुट करना है तो कॉज 90 ज़ीरो होता है, तो वो हमारे पास आपने उसको ऑब्जर्व कर लेना है कि वो हमारे पास किस में है, मिनिमम है। ठीक है जी। तो ये ज़रा ये देखें ना, फ्लक्स जब हमारे पास कंडक्टिंग लो वो परपेंडिकुलर है, ठीक है जी, तो वो एक्स जेड वाई जेड प्लेन के ऊपर है। ठीक है जी। तो जब वो हमारे पास पैरेलल हो जाएगा तो वो एक्स जेड और वाई जेड प्लेन पर आ जाएगा। ठीक है जी, एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन पर आ जाएगा, तो इस तरह जी फ्लक्स मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमसे इरशाद फरमाता है कि वो कहता है कि हमारे पास अ करंट इज़ अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर रहा है विच कैन बी कैलकुलेट यूजिंग एम्पेयर लॉ। ठीक है जी, एम्पेयर लॉ के ज़रिए, सिंस करंट इज़ डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है जी, व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, व्हाट अबाउट मूविंग चार्ज। वो कहता है कि हमारे पास स्टेशनरी चार्ज पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, और मूविंग चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा। पहले तो हम देख लें कि स्टेशनरी चार्ज हमारे पास होते हैं, यानी रेस्ट पर पड़े हुए चार्ज का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें से कोई आपने करंट पास नहीं करना। ठीक है जी, रेस्ट में पड़े हुए हैं हमारे पास जो चार्ज है, तो उसका यानी स्टेशनरी चार्ज है, तो उसमें कोई करंट पास तो करना नहीं है, तो इस वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। तो एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज बी इज इक्वल म्यू नॉट आई ओवर टू पाई आर। तो बी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमारे पास उसका करंट ज़ीरो है। स्टेशनरी चार्ज में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। अब दूसरा देख लें कि मूविंग चार्ज हमारे पास प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें जो करंट आ जाएगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मूविंग चार्ज में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मूविंग चार्ज खुद मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, क्योंकि उसमें करंट हमारे पास पैदा होता है, क्योंकि करंट ज़ीरो नहीं होता। ठीक है जी। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास देख रहे हैं कि डिस्क्राइब द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड कैरिंग अ स्टडी करंट। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड बताना है सोलेनाइड के अंदर। ठीक है जी। इफ़ द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड इज़ डबल बट द नंबर ऑफ अ टर्न इज रिमेन सेम। पहली कंडीशन क्या है कि हमने सोलेनाइड की जो लेंथ है वो डबल कर देनी है, और उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स उसमें से पास कर रहे हैं वो आपने सेम कर देने। फिर दूसरी कंडीशन में कहता है कि आपने नंबर ऑफ अ टर्न को डबल कर देना, उसकी जो लेंथ है
हमारे पास सोलिनॉइड की, उसको जी आपने क्या कर देना है, सेम कर देना। तो वो देख लेते हैं। पहले हमारे पास ए पार्ट में वो कहता है कि हमने इन दी केस मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस टू हाफ। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है उसको सोलिनॉइड की जो हमारे पास लेंथ है उसको डबल कर दें और उसकी जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न है उसको रिमेन कांस्टेंट कर दे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा। देख लें, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला इन सोलिनॉइड क्या होता है, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ टर्म ओवर लेंथ, तो म्यू नॉट एन ओवर एल आई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि लेंथ को डबल कर देना है, 2L कर देना है। तो जी देखें 2L किया, नहीं ऊपर, ये जी 2L किया तो हमारे पास देखें ये वाला फार्मूला आ गया। अब 1/2 का अगर हम कॉमन ले लें तो म्यू नॉट एन आई ओवर एल, ये हमारे पास किसके ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड के होता है। तो हमारे पास जब सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो सोलिनॉइड की लेंथ को हम डबल कर दें, उसका एरिया उसकी जो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म को रिमेन सेम कर दें, तो जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। अब देख लें, दूसरे में हमने जी लेंथ को हमने सेम रखना है, नंबर ऑफ टर्न को हमने 2 गुना कर देना है। तो नंबर ऑफ टर्न को 2 गुना किया तो हमारे पास 2 बाहर आ गया और म्यू नॉट एन आई ओवर एल हमारे पास बी है। तो जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डबल होगा इनसाइड अ सोलिनॉइड जब हम उसके नंबर ऑफ टर्न को तब्दील करेंगे और उसकी जो लेंथ है उसको जी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ये जी हमारे पास इसका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कहता है। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि एट आ गिवन इंस्टेंट a proton move in the positive x direction in a region where there is magnetic field in the negative z direction. What is the direction of the magnetic force? Will the proton continues to move in a positive x direction? Explain. वो कहता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में पहले प्रोड्यूस होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है जी। वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल के ज़रिए हमने देखा तो हमारे पास जो करंट है वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एज अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फार्मूला होता है एफ इज़ इक्वल क्यू वी बी। ठीक है जी। तो बाय द राइट हैंड रूल एफ इज़ डायरेक्ट परपेंडिकुलर दी वी एंड बी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। जब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में आ जाए तो हमारे पास जो फोर्स होगी वो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी और उसके मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है जी। अब दूसरे में हमारे पास दूसरे पार्ट में कहेगा वो कि हमारे पास आपने बताना है कि जो हमारे पास प्रोटॉन है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो नो इट विल मूव अलोंग अ सर्कल, ये सर्कल में मूव नहीं करेंगे। हैज़ द प्रोटॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट एक्ट ऑन अ राइट हैंड a right angle to this velocity, so it will change only direction of velocity. Thus under the action of the force proton move in a circular form में कब होगी, जब हमारे पास so it will change only direction of velocity, velocity की डायरेक्शन को वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है जी। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हमसे अरशाद फरमा रहा था। ओके जी। अब पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि टू चार्ज पार्टिकल आर प्रोजेक्टिंग इन अ रीजन वेयर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। दो हमारे चार्ज हैं, दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो हमने पास रीजन में इस तरह हमने प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। इफ़ द चार्ज आर डिफ्लेक्टिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, व्हाट कैन यू से अबाउट देम। क्या हमारे पास जो जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, किस तरह। तो आपने बताना है चार्ज हमारे पास डिफ्लेक्ट पॉजिटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब हमारे पास दोनों टू पार्टिकल्स आर ऑपोजिटली चार्ज, दो पार्टिकल्स आपस में ऑपोजिटली चार्ज होंगे तो जो चार्ज है वो डिफ्लेक्ट होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी। टू पार्टिकल आर ऑपोजिटली चार्ज। ठीक है जी। द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी वी, यानी कि मूविंग चार्ज पर जो हमारे पास फोर्स होती है वो एफ इज इक्वल क्यू वी भी होती है फॉर अ पॉजिटिव चार्ज के लिए और ये फॉर अ नेगेटिव चार्ज के लिए। अब हमारे पास फोर्स कहाँ पर डिफ्लेक्ट करेगी, अगर तो हमारे पास क्यू इज़ अ पॉजिटिव है तो वो हमारे पास ओनली वन डायरेक्शन में हमारे पास वो डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है जी। अगर तो हमारे पास क्यू नेगेटिव होगी तो फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेगी, वो डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है जी। ये था हमारा पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसका छठा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सपोज दैट अ चार्ज क्यू इन मूविंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ वेलोसिटी वी। ठीक है जी।
वाई देयर इज़ नो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज क्यू। आपने बताना है कि एक हमारे पास चार्ज क्यू है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और विद द वेलोसिटी v, तो उससे आपने वर्क डन बताना है कि ये वर्क डन कितना करेगा। ठीक है जी। तो दी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, आपके पास एफ इज इक्वल क्यू वी भी होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास परपेंडिकुलर होगा v। ठीक है जी, ऑलवेज v और डी के। तो देयर फॉर एंगल बिटवीन एफ एंड डी 90, यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एफ और डी के दरमियान परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 होगा। तो डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है वर्क का, तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा, तो कॉज 90 के का जीरो पुट किया, तो सो नो वर्क डन इज बाय मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो हमारे पास कोई वर्क डन नहीं करेगा, या वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v के साथ। ये जी उसकी हमने डायग्राम बनाई है। ओके जी। अब जी इसका अगला शॉर्ट क्वेश्चन है 7वां। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन थॉट सम रीजन ऑफ अ स्पेस, कैन यू से दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन इज जीरो। ठीक है जी। अब वो कहता है कि इफ़ अ चार्ज पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, थॉट द सो रीजन ऑफ अ स्पेस, एक चार्ज पार्टिकल वाला स्ट्रेट लाइन में हमारे पास मूव कर रहा है, क्या इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी इस रीजन में? नो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फोर्स इसकी कब ज़ीरो होगी, यही उसने पूछा ना कि फोर्स इसकी इस रीजन में क्या होगी। तो हमारे पास फोर्स इसकी ज़ीरो कब होगी? जब इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। ठीक है जी। या हमारे पास इसका थीटा जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल मूव करे मैग्नेटिक फील्ड के, या तो उसका जो चार्ज पार्टिकल वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के मूव करे, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस रीजन में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। नोट मे और मे नॉट बी जीरो, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन एफ इजिकल क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास एफ ज़ीरो कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, या थीटा ज़ीरो होगा, या थीटा 180 होगा। ठीक है जी, ये हमारा इसका 7वां शॉर्ट क्वेश्चन है। अब देख लें इसके 8वां शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहता है कि वाई डज द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्ट्रॉय व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट द नियर द स्क्रीन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपने घर में अगर आपने टीवी स्क्रीन के नज़दीक आप मैग्नेट ले जाएं, मकनातीस ले जाएं, तो देखते हैं कि आप उसकी जो टीवी की जो स्क्रीन है वो हमारे पास डिस्टर्ब होने लग जाती है, उसकी जो पिक्चर है वो क्यों होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि वी नो डैट द पिक्चर ऑफ अ टीवी स्क्रीन इज फॉर्म ड्यू द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पिक्चर टीवी स्क्रीन की जो पिक्चर होती है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन के ज़रिए बनी होती है। ठीक है जी, उसके हेल्प से। तो जब आप मैग्नेट को उसके नज़दीक लेके जाएंगे तो वो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो उसके इलेक्ट्रॉन की है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है जी। तो सो अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ बीम, तो हमारे पास जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो हमारे पास उसको जी कमज़ोर कर देगी टीवी स्क्रीन की। ठीक है जी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड को। तो इस वजह से हमारे पास जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जो पिक्चर स्क्रीन होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। ओके जी, बात समझ आ गई। अब 9वां शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि इज इट पॉसिबल और ओरिएंटेट करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, एक्सप्लेन। अगर वो कहता है कि हमारे पास एक लूप है, करंट लूप है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, क्या वो रोटेट करेगा कि नहीं? यस इट पॉसिबल, वो रोटेट कर सकता है। क्यों? कि उसमें टार्क हो जाएगा। ठीक है जी। रोटेटिंग इफेक्ट हुए तो हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। तो टार्क आ जाएगा उसमें। तो टार्क का फार्मूला क्या होता है? टार्क इज इक्वल आई ए बी कॉस अल्फ़ा। तो टार्क हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब वो हमारे पास घूमेगा, वो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो जब घूमेगा, ओरिएंटेट करेगा, रोटेट करेगा, तो उसका जो टार्क है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो उस रीजन में जो टार्क है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास वो लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट इन द केस, जब हमारे पास टार्क ही ज़ीरो हो जाना है तो फिर उसने हमारे पास क्या करना है? रोटेट क्या करना है? यही पूछा था, मैंने इधर गलती कर दी। विल नॉट टेंड टू रोटेट, क्या वो रोटेट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसका टार्क ही ज़ीरो हो जाना है। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है ना, इसको ही टार्क कहते हैं। तो टार्क ज़ीरो होगा तो उसमें कोई हमारे पास रोटेशन नहीं होगी। ओके जी।
अब इसका अगला 10वां शॉर्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 10वां शॉर्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन गिवन रीजन ऑफ अ स्पेस। ठीक है जी। फिर वो कहता है कि ये भी ऊपर जैसा ही है। ठीक है जी। करंट एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज टार्क इज इक्वल बिना, ठीक है जी, एन ए बी कॉज अल्फा, तो वो हमारे पास डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब अल्फा 90 होगा परपेंडिकुलर, ऊपर वाला ही। ओके जी। अब 11वां देख लें। 11वां, हाउ कैन यू से यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एटम। केमिकल एटम के जो आइसोटोप हैं उसको सेपरेट करने के लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर दिस पर्पज़ द आइंस ऑफ एलिमेंट एंड आर पासिस थ्रू द यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर फील्ड अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन देम। ठीक है जी। जब आइन ऑफ एलिमेंट हमारे पास यूनिफॉर्म एंड परपेंडिकुलर फील्ड में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक्ट करेगा। ठीक है जी। अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स द आइंस मूव अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ अ डिफरेंट रेडिया ड्यू टू देयर डिफरेंट मैसेज एंड एक्सप्लेन बिलो। क्यू वी इज इक्वल एम वी स्क्वायर ओवर आर, और आर निकाला तो एम वी ओवर क्यू वी। तो ये जी आपने पढ़ लेना। 12वां शॉर्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एट द टार्क एक्टिंग अपॉन। वो कहता है करंट कॉइलिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है। ओरिएंटेट क्या होगी जब इसमें टार्क एक्ट करेगा, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी। जब अब प्लेन ऑफ अ लूप हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के तो टार्क मैक्सिमम हो जाएगा। जब वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी तो टार्क उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बस यही वो कह रहा है। नीचे वाले में वो कह रहा है कि हमारे पास अगर हम प्लेन लूप में से एसी और डीसी करंट निकाल लें, पास करवाएं, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट को हम पास करवाएं, क्या वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा? तो वो रोटेट नहीं करेगी कॉइल, क्योंकि हमारे पास इन दोनों केस में जो हमारे पास होगा टार्क होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी। एसी और डीसी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को अगर हम प्लेन लूप में से गुजारें तो वो रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास इनके दरमियान जो टार्क है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो टार्क ज़ीरो हो जाएगा, तो वो रोटेट नहीं करेगा। ओके जी। अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, 14वां शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहता है कि वाई द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्यों लो होती है? तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हम सर्किट में सीरीज़ कम्बिनेशन के साथ जोड़ते हैं करंट को मेजर करने के लिए, और इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो लो होती है। तो अब इसकी रेजिस्टेंस कब हाई होगी? इसकी रेजिस्टेंस हाई तब होगी जब हमारे पास इसमें जो लोड होगा और उसका जो सर्किट करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। विल चेंज डिक्रीज द सर्किट करंट। तो लोड और जो सर्किट करंट है वो डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे पास इसकी जो एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगी और ये करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकेगी इस तरह। ठीक है जी। अब आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पढ़ के जी वीडियो ऑफ हो जाएगी। वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए, मेजर करने के लिए दो पॉइंट के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है। इसको सर्किट में हम पैरेलल कम्बिनेशन के ज़रिए लगाते हैं और इसकी रेजिस्टेंस वेरी लो क्यों होती है? क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से और लोड की वजह से इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है और जिसकी वजह से हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ऊपर अब उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाती है लोड और सर्किट करंट की वजह से, तो इस वजह से हम उसकी मेजर नहीं कर सकते, और इसमें वो उसकी लो हो जाती है लोड और शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इस वजह से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते दो पॉइंट के दरमियान। ये जो स्टूडेंट, इसके 15 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के क्लियर कर लिए हैं। तो मैंने ये इस वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि हम चैप्टर वाइज के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे, यानी कि 50 और 60% क्वेश्चन है एक्सरसाइज में पेपर में आते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।